हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। चलिए, आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ। नेक्स्ट लेसन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी फ्लेमिंगो। पीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस के लिए, उनके सिलेबस में भी यह है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक नए तरीके से एंड एक लर्नेबल, यानी कि आप भी इसको सीख सकते हैं कि किस तरह से समरी को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से समरी को प्रिपेयर किया जाता है। तो मैं उस तरीके से आपको आज बताने वाला हूँ। पहले से मैंने थोड़ा सा वर्क कर रखा है और बाकी का मैं आपको ऑन वीडियो ही बताऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू बताऊंगा। बात कर रहे हैं आज हम किसकी? पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स तो आप समझते हैं जो पोएट होते हैं। पेनकेक एक मटेरियल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। इसको लिखा है बाय अशोक मित्रन। अशोक मित्रन जो है वो एक तमिल राइटर है जो कि 1931 में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक बुक है माई ईयर्स विथ बॉस, यानी कि जब ये जेमिनी स्टूडियो का नाम इसमें बार बार आता है, तो जब जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं तो उस समय ईयर्स यानी कि सालों तक अपने बॉस के साथ इनने जो काम किया था उसी एक्सपीरियंस को इन्होंने इस बुक में लिखा है, माई ईयर्स विथ बॉस। उसका एक छोटा सा पार्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जो है वो हमारा पोएट्स एंड पेनकेक्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। जेमिनी स्टूडियो रहता है जो कि चेन्नई में है। इसकी जो सेट है यानी कि जेमिनी स्टूडियो का फाउंडेशन जो हुआ था 1940 में हुआ था और इसके फाउंडर थे एस वसन नाम के व्यक्ति। ये उन दिनों की बात है जब स्टार्टिंग में बॉलीवुड ने अपना पैर पसारा था, या कहने का मतलब है कि जब पिक्चराइजेशन होना शुरू हुआ था, मूवीज़ बनना शुरू हुई थी, या हम कहें कि थोड़ा दौर अच्छा होने लगा था, उस समय की बात है। ये तो हुई बात हमारे चैप्टर के लेसन के नाम और उसके राइटर की। अब चलते हैं हम कि कुछ पैराग्राफ्स में, कुछ पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हम बात करते हैं पेनकेक की। ये पेनकेक होता क्या है। स्टोरी भी हमारे यहाँ से, यानी कि इनकी जो राइटिंग है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि पेनकेक एक मेकअप मटेरियल है जो कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रक्स ऑफ लोड भरकर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। इसका यूज़ कुछ फॉरेन एक्ट्रेस जैसे कि ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर ये यूज़ करती है। इवन इंडियन एक्ट्रेस लाइक वैजंती माला भी इसका यूज़ करती है, लेकिन रति अग्निहोत्री का वो कहते हैं कि शायद उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जेमिनी स्टूडियो का सेकंड पॉइंट है, जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं। ये एक बिल्डिंग पर अपस्टेयर यानी कि एक बिल्डिंग पर सीढ़ियों के ऊपर है, जो कि माना जाता है कि रॉबर्ट क्लिव नाम का एक व्यक्ति था, उसने स्टेबल की थी। और यही नहीं बल्कि डॉजन्स ऑफ अदर बिल्डिंग्स भी इसने बनाई थी। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इंडिया के अदर डिफरेंट एरियाज में जो है वो कई सारी बैटल्स को लड़ी थी और जीती थी। मेकअप रूम आ जाता है। अब जेमिनी स्टूडियो की बात आ रही है तो वहां पर मेकअप रूम है। मेकअप रूम लुक्स लाइक हेयर कटिंग सैलून। यहाँ का जो आज की डेट में अगर हम देखें तो हेयर कटिंग सैलून की तरह ही यहाँ पर मेकअप रूम हुआ करता था। वहां पर लाइट्स थी जो कि डिफरेंट एंगल्स पर लगी हुई थी और डॉजन्स ऑफ मिरर थे, यानी कि कई दर्जनों आईने भी वहां पर लगे हुए थे। अब इसको हेड कौन कर रहा था? मेकअप रूम का हेड स्टार्टिंग में जो था वो एक बंगाली था। उसके बाद यहाँ पर हमारे राइटर जो है वो बड़े ह्यूमरस तरीके से, यानी कि मजाकिया तरीके से कहते हैं कि भैया ये आदमी मेकअप रूम के लिए बड़ा हो गया तो ये छोड़ के यहाँ से चला गया। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया और उसको असिस्ट करा धारवाड़ कन्नड़ी गाने, जो कि एक आंध्रियन था, यानी कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता था। उसके बाद एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया। उसके बाद एक एंग्लो बर्मीज आया। इतने लोगों ने बार बार जो है एक के बाद एक बार मेकअप रूम को की कमान जो है वो संभाली। उसके बाद इंडोर शूटिंग जो उस समय 95% होती थी, केवल 5% ही आउटडोर शूटिंग्स हुआ करती थी, क्योंकि आउटडोर के लिए इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे इनके पास, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे। यहाँ पर मेकअप रूम में भी एक हायरार्की हुआ करती थी। आपको पता है हायरार्की का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक हायरार्की हुआ करती थी। सबसे पहले जो चीफ मेकअप मैन रहता था वो चीफ एक्ट्रेस और एक्टर को मेकअप किया करता था। उसके बाद उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड ग्रेड के जो एक्ट्रेस है और एक्टर है उनका मेकअप किया करता था। उसके बाद आते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट्स होते थे वो कॉमेडियन और जो थर्ड फोर्थ ग्रेड के जो एक्टर और एक्ट्रेस होते थे उनका करता था। यहाँ पे एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। वो ऑफिस बॉय जो है वो बाकी की जो भीड़ रहती थी, जो सपोर्टिंग पीछे से आपने देखा वो जूनियर आर्टिस्ट, उन जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर जो है वो सारा पेनकेक जो है डब्बे में घोलकर पेंट लगाकर वो पेंट उनके
ऊपर पोत दिया करता था, यानी कि चेहरों पर लगा दिया जाता था। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड इन्होंने यूज़ किया, अच्छा नहीं कह सकते बट ह्यूमरस वर्ड है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मेकअप मैन है, चीफ मेकअप मैन और उसका असिस्टेंट और ये ऑफिस बॉय, ये सब क्या करते थे कि खूबसूरत शक्ल को जो है वो क्या करते थे, इसको पेंट लगाकर या मेकअप लगाकर उसको बदसूरत बना दिया करते थे। तो मेकअप को यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मेकअप ये करना, यानी कि आपकी शक्ल जो है वो बदसूरत कर दी जाती थी। यहाँ पर एक्चुअली अशोक मित्रन साहब जो है वो ऑफिस बॉय के बारे में बड़े ह्यूमरस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऑफिस बॉय जो वर्ड है, ये बॉय लगा हुआ था, बट एक्चुअली में जो ऑफिस बॉय था वो एक ऑफिस बॉय नहीं था, वो अपनी अर्ली 40s में चल रहा था, यानी कि 40वें साल में चल रहा था। वो एक बुजुर्ग आदमी मिडिल एज आदमी हो चुका था। यहाँ पर अशोक मित्रन साहब बताते हैं कि उसके क्या ख्वाब थे, क्या सपने थे, कि ये जो बंदा है यहाँ पर एक स्टार एक्टर बनने के लिए आया था, राइटर बनने के लिए आया था, स्क्रिप्ट राइटर, इस तरह से यहाँ सपने लेके आया था। लेकिन उसकी एक यहाँ पर शिकायत रहती है, और शिकायत रहती है कि सुब्बू नाम का एक व्यक्ति जो कि नंबर 2 पर है, यानी कि बोस के बाद जो SS वसन है, इन साहब के बाद दूसरे नंबर पर है वो सुब्बू नाम का व्यक्ति है। तो उसकी वजह से इसको चांसेस नहीं मिले हैं, ऐसा इस ऑफिस बॉय को लगता है। ऑफिस बॉय आगे कहता है कि यार वो एक ब्राह्मण है और शायद ब्राह्मण अपनी ऊंची जाति का बेनिफिट इसको मिला है। तो यहाँ पर एक ज्वेलसी वाली थीम है, यहाँ पर एक कंप्लेन शिकायत वाली थीम भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑथर खुद के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली मैं खुद जो है वो एक क्यूबिक मेरा एक ऑफिस था क्यूबिक शेप का, और उसमें मैं बैठा करता था, और मेरा काम जो था वो क्या था कि जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनकी कुछ कटिंग्स जो है उनको निकाल के काट के मैं कुछ फाइल्स में लगाया करता था। लोग जो भी मुझे देखते थे उनको लगता था कि यार ये बंदे के पास कोई काम नहीं है, इसलिए हर तीसरा व्यक्ति जो है मेरे पास नया काम लेकर आ जाया करता था। लेकिन शायद यही दिनचर्या उनकी यहाँ पर थी, हमारे जो ऑथर है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट जो चलते हैं तो यहाँ पर ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो सुब्बू है वो अटेंटिव रहा करते थे, और किस तरह से वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट में भी वो शामिल थे। स्टोरी डिपार्टमेंट्स में ही यहाँ पर कुछ पोएट्स, जो इनका नाम ले रखा है पोएट्स, यानी कि राइटर्स हुआ करते थे जो अपनी स्टोरीज लिखा करते थे। ठीक है, इनका जो आइडियाज़ है वगैरह वो कहाँ से मिलते थे, जो हमारे राइटर जो बोल रहे हैं अशोक मित्रन साहब की, मैं जो पेपर की कटिंग वगैरह करके रखता था, तो उन कटिंग्स में से ये आइडियाज़ मिला करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया। ये एग्जाम के टाइम पे 4 से 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, और अगर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप उनको सॉल्व करके आ सकते हो, आराम से आप अपना आंसर लिख पाओगे। तो इसी तरह से आपको आगे चलना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया उसी तरह से आगे आपको चलना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। यहाँ पर अशोक मित्रन साहब कहते हैं कि जो सुब्बू था वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट में था, जहाँ पर कुछ राइटर्स भी थे, लेकिन इनके साथ एक लॉयर भी हुआ करता था। अब जो लॉयर था उसको यहाँ पर लॉयर नहीं कहते थे, उसको लीगल एडवाइज़र कहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी एक्टिंग वगैरह उससे रिलेटेड लीगल डिसीजन लिया करता था। लेकिन स्टोरी राइटर्स जो है इसके जस्ट अपोजिट थे। यहाँ पर जो पोएट से बैठते थे वो इसके अपोजिट थे, इससे मतलब घृणा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने एक बार बहुत ही टैलेंटेड जो एक्ट्रेस थी, जो सेट पे कुछ कर रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह चलाकर या कुछ ऐसा भद्दे टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस का करियर इसने खराब कर दिया था। इसलिए लोग इसको अपोजिट मानते थे, उस लॉयर को। अब देखिए सिंपल सा है, समझने की कोशिश ये करिएगा कि किस तरह से मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक है जो मेरे पास है। ठीक है, आप भी अपनी बुक उठा लीजिए। यहाँ से जब तक की अभी तक की जो स्टोरी बताई है, उस स्टोरी के बाद अगर आप चाहें तो अपना बुक निकाल कर और पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। 61 पर यहाँ देखिए, जहाँ पर मैंने बात करी अभी लीगल एडवाइज़र की, और किस तरह से उस एक्ट्रेस का कैरियर इसने खराब कर दिया था। यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से लिंक करना है। यहाँ से हमने बात करी है स्टोरी डिपार्टमेंट की। स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ लोग रहते हैं, और स्टोरी डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं यहाँ पर हम उनके अपीयरेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर राइटर लिखते हैं कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट के जो राइटर्स हुआ करते थे वो यूजुअली खाकी धोती पहना करते थे और खाकी शर्ट, जो कि थोड़ा लूज स्टिच रहती थी, ऐसी वो शर्ट पहना करते थे। और जो लीगल एडवाइज़र है, एक्चुअली वो लीगल एडवाइज़र है, इसलिए वो पेंट शर्ट और टाई पहनता था और कभी कभार कोट पहनता था। ऐसा डिस्क्रिप्शन इनका है। यहाँ पर ये आगे लिखते हैं कि एक्चुअल में कई सारे जो लीगल एडवाइजर्स वहाँ पे आए वो लगभग बॉस की तरह नजर आते थे, यानी कि दिखाई देते थे। अब इसके बाद आप पेज पलट दीजिए, केवल खास इंपॉर्टेंट बातें ही हमें यहाँ पर नोट करना है।
यहाँ पर पेनकेक्स की अगेन बात है, क्योंकि सारे जो मेकअप है वो पेनकेक्स के ऊपर ही होते थे, जैसा कि चैप्टर का नाम भी हमारा वही है, पोएट्स एंड पेनकेक्स। तो पोएट को इससे कोई लेना देना नहीं था, केवल और केवल जो राइटर है उनको कोई लेना देना नहीं था इससे, पेनकेक्स से। इनका लेना देना केवल जो कलाकार हुआ करते थे, आर्टिस्ट, उनसे लेना देना था। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताता है ऑथर कि यहाँ पर भैया बॉस ने क्या किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिया। अब क्योंकि सारे राइटर्स को अपने घर जाना था, क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो चुका था, इसलिए पहली बार ये बोल रहे कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब कोई लीगल एडवाइजर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा या नौकरी से उसको निकाल दिया गया। अगली बार यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो जो है वो फेवरेट जगह थी कुछ पोएट्स की, जिनमें कुछ नाम बताए हैं, एसडीएस, योगियर, और वहां पर देखिए 3 लिखा है, तो उसका मतलब यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर और नेशनलिस्ट पोएट हुआ करते थे। इनकी डिटेल नीचे पेज पर यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको डिस्क्राइब होता रहे। यहाँ पर लिखा है कि एक और संगु सुब्रमण्यम थे, ठीक है, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये कुछ पोएट्स थे खास जो कि जेमिनी स्टूडियो में इनकी जगह थी, विशेष जगह थी। आगे ऑथर लिखता है कि ये एक्सीलेंट थे अपने लिखने में, और कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी पर ये लिखा करते थे, यानी कि कॉफ़ी पीना, साथ में घंटों तक बैठना और अपना काम करते रहना, ये इनका यहाँ पर रूटीन था। अब ऐसी कोई खास बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कम्युनिटीज की बात आती है, कम्युनिस्ट की बात आती है, कम्युनिज्म की बात आती है, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्योंकि गांधी जी का ज़माना था और खादी का ज़माना था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्या जेमिनी स्टूडियो के लोग जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते? तो बिल्कुल नहीं करते थे, इनकी दुनिया अलग थी, ये केवल जेमिनी स्टूडियो का काम करते थे, इसके अलावा इनको दुनियादारी की कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी, क्योंकि खादी जो है वो उस समय सबसे फेवरेट था या सबसे ज़्यादा चलन में था, इसलिए लोग खादी की शर्ट और खादी की धोती पहना करते थे। यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, जहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्रैंक बचमैन आता है जो कि अपनी एक आर्मी लेकर, यानी कि अपनी एक टीम लेकर आता है जिसका नाम रहता है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये क्या करती है कि इनका एक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो उस समय जो भी मूवीज़ वगैरह थी उनमें ऐसा कोई सेटअप नहीं था कि वो उगते हुए सूर्य को और अस्त होते हुए सूर्य को दिखा पाए, लेकिन इनकी जो रीआर्मामेंट आर्मी यहाँ पर आई थी उसने ये चीज़ दिखा दी थी और इनको सिखा दिया था, तो इन लोगों को ये फ़ायदा हो गया था इस चीज़ से कि वो अपनी मूवी में वो पिक्चराइजेशन कर सके। ऐसी कोई खास बात यहाँ पर इसमें और नहीं है जेमिनी स्टूडियो के बारे में या किसी भी तरह की, बहुत सिंपल सा साधारण से जो सेंटेंसेस है वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तमिल ड्रामा जो था, तमिल ड्रामा की जो कम्युनिटी थी उस टाइम पे चरम पर थी, हम ये कह सकते हैं। जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी थी। अब नेक्स्ट पेज 63 पर आ जाइए। यहाँ पर एक जोथम वैली का नाम लिया गया है, और ये जोथम वैली आया कहाँ से? जोथम वैली आया है जो रीआर्मामेंट आर्मी आई थी, उस रीआर्मामेंट आर्मी का जो प्ले था उन्होंने जोथम वैली का जो सूर्यास्त है, वो सूर्योदय है, वो अपने उसमें ड्रामा में या प्ले जो किया था उसमें दिखाया था, उससे इनको बहुत सीखने को मिला था। यहाँ पर एक और चीज़ आती है MRA, ठीक है। यहाँ पर MRA जो है वो एक काउंटर मूवमेंट था, और काउंटर मूवमेंट किसका था? इंटरनेशनल कम्युनिज्म का। इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी कि केवल इंडिया का कम्युनिज्म नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म, उसका MRA नाम उन्होंने रखा था। एक अपना मूवमेंट का नाम उन्होंने MRA रखा था, जिसमें एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोग से मिला करते थे, डिस्कस किया करते थे और वहाँ का रिसर्च करके उनके ऊपर लिखा करते थे, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, जर्नल्स में हो, या फिर जो भी उनका मीडियम होता था उसमें वो पब्लिश किया करते थे। तो यहाँ पर MRA की बात भी करते हैं। यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं और बोस के ऑथर कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ महीने बाद हो जाते हैं, उसके बाद ये रीआर्मामेंट आर्मी चली जाती है। ये उसी का उद्देश्य यही था, वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का ही उद्देश्य था जो रीआर्मामेंट आर्मी आई थी फ्रैंक की, वो। और इसके कुछ महीनों बाद वापस से बोस की टेबल पर कुछ रिंग्स जो है टेलीफोन की बजने लगती है, और इस बार जो आने वाला व्यक्ति था वो एक्चुअली इंग्लैंड से आने वाला था, ठीक है। और इंग्लैंड से जो व्यक्ति आने वाला था वो एक्चुअल में एक पोएट था, ठीक है। लेकिन जेमिनी स्टूडियो को लोगों को सिर्फ उसके बारे में इतना पता था कि भैया ये एक इंग्लिश मैन है, ठीक है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो है वो ऑथर को छोड़कर या एक आध को और छोड़कर बाकी कोई इंग्लिश वगैरह नहीं जानते थे। तो ये इंग्लिश मैन आता था। ये इंग्लिश मैन कौन था? अब यहाँ पर लोगों ने, कुछ ही लोग थे, यहाँ पर ऑथर बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से बताते हैं कि कुछ पोएट्स के नाम हमने सुने हुए थे, और उनमें कुछ खास पोएट्स थे। विलियम वर्ड्सवर्थ था,
लॉर्ड टेनिसन थे, ठीक है। कुछ ही लोग थे जिन्होंने इनका नाम सुना हुआ था। जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनने एक आध और नाम सुने थे, जैसे कि कीट्स, जैसे कि पीबी शेली या फिर बायरन, इनके नाम सुन रखे थे। और कुछ बहुत ही नॉर्मल थे, एक या दो लोग ऐसे थे जो कि कुछ एक आध नाम जानते होंगे, जैसे कि जॉर्ज इलियट वगैरह का। इसके अलावा वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको इंग्लिश ऑथर या इंग्लिश पोएट्स के नाम रहे। यहाँ पर एक पोएट आने वाला था, भैया ये कौन था जो कि आने वाला था। जब पोएट आता है और वो अपना एड्रेस देता है बॉस के सामने, तो वो एक्चुअल में यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो कोई पोएट नहीं था, वो एक जर्नलिस्ट था, ऐसा ये माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक तमिल वीकली निकलता था, तमिल का वीकली पेपर निकलता था जिसका नाम था आनंद विकटन। इस न्यूज़पेपर में एक्चुअली वसन ने जो है वो कहा था कि ही इज़ नॉट ए पोएट। इनका आने वाला व्यक्ति गेस्ट जो था वो पोएट था या कोई एडिटर था, एक कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में जेमिनी स्टूडियो के लोगों के अंदर रहता है। जब वो आ जाता है तो बढ़िया स्टेज उसे सजाई जाती है, इसका वेलकम किया जाता है, और जो बॉस है VSS वसन, वो एक अपनी लंबी स्पीच देते हैं और उसमें इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। जब पोएट आया था तो उसके बारे में ये बताते हैं। पोएट खुद जो है अपनी स्पीच देने लगता है, तो जाहिर सी बात है इंग्लिशमैन था, ब्रिटिशर था, तो इंग्लिश में बात करेगा डेफिनेटली। वॉट एवर ही सेड एवरीथिंग ही डिलीवर्ड इन इंग्लिश ओनली। तो जेमिनी लोग जो थे वो तमिल लोग थे अधिकतर, तो ये तमिलियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो जानते नहीं थे। इनको एक्चुअल में समझ ही नहीं आया कि वो आदमी क्या कह रहा है और उसका आने का क्या उद्देश्य था। सब कुछ जो है वो एक मिसरी रहा, एक राज रहा, एक रहस्य रहा, एक सीक्रेट बना रहा, ठीक है। यहाँ पर एक और पैरोडिक जो है वो पब्लिश होता था इंग्लैंड में, जिसका नाम था, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि द एनकाउंटर नाम का एक पैरोडिक यहाँ पर आया, मतलब पब्लिश हुआ करता था वहाँ से। तो जो हमारे ऑथर है जिनका नाम है अशोक मित्रन साहब, ये इंग्लिश में लिखना जानते थे, तो इन्होंने कई सारे लेटर्स जो है अपने वहाँ पर इंग्लैंड भेजे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और इसको पब्लिश नहीं किया था। जो पोएट आया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम था स्पेंसर स्पेंडर, ठीक है, ये इसके बारे में द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर इंडिया से पब्लिश हुआ करता था, उसके एक छोटे से कॉर्नर में उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ आई थी, ज़्यादा कोई डिटेल उसके बारे में नहीं थी। इसलिए जेमिनी स्टूडियो या जो भी लोग वहाँ पर अटेंड करने आए थे उस सेरेमनी को, उनको किसी को भी पता नहीं था कि ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया था और क्या इसका एम था, क्या उसका उद्देश्य था और हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ, इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि सालों बीत जाते हैं भैया, कई साल बीत जाते हैं, किसी को पता नहीं रहता है, रहस्य अब भी रहस्य रहता है। लेकिन एक दिन जब मैं कहीं से जाता रहता था, जब जेमिनी स्टूडियो में काम करते हुए कई सारे दिन हो जाते हैं, ठीक है, और जब मैं मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस की तरफ से जा रहा होता था, तब मुझे वहाँ पर एक बुक मिलती है, ठीक है। उस बुक में को मैं 50 पैसे ईच की बुक थी, सस्ती थी, और एक मेरे जैसे व्यक्ति के, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 50 पैसे की एक बुक जो है वो काफ़ी थी, मैं इसको खरीद लेता हूँ। एक्चुअली ये कॉपीज़ जो थी वो एक ही बुक की कई सारी कॉपीज़ थी, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि जब मैंने उस पर नाम पढ़ा तो नाम मैंने क्या पढ़ा, बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। 6 एमिनेंट मेन ऑफ लेटर्स, यानी कि 6 लोगों ने इसमें अपने लेटर्स लिखे थे, अपने एसेज लिखे हुए थे। अब जब इसने नाम पढ़ा कि कौन कौन थे, ठीक है, तो नाम भी दे रखे हैं इसके सारे आपकी बुक के लास्ट में 65 पेज पर। इनके नाम भी आपको याद रखना है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस बुक में द गॉड हू फेल्ड, यानी कि जो ईश्वर था, दैट फेल्ड, यानी कि जो ईश्वर जो असफल हो गया अपने कामों में, उसके ऊपर 6 अलग अलग लोगों ने लेटर्स लिखे हुए थे। उनके नाम थे एंड्रे गिड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलॉन, आर्थर कॉइस्टर, लुइस फिस्चर एंड स्टेफन स्पेंडर। यही वो नाम था जो कि ऑथर ने पहले सुना हुआ था, हमारे राइटर ने सुना हुआ था, जो कि एज ए गेस्ट इंग्लैंड से यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में आया था। इट्स वेरी सिंपल कि यही देखकर ऑथर ने उस बुक को खरीद लिया, ठीक है, अशोक मित्रन साहब ने उसको खरीद लिया और उनको लगा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कि कहाँ पर आया था, जेमिनी स्टूडियो में आया था, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक वो चाहते थे कि किसी भी इंग्लैंड जो है वो द एनकाउंटर में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हो, यहाँ पर वो चाहते थे कि
उस पेरियोडिक में इनकी भी रचनाएं आए, बस यही उनका उद्देश्य था। तो स्टूडेंट होप कि आपको ये लेसन जो है ना एक्सप्लेन करने का आपका बुक लेके एक ही मात्र उद्देश्य था, मेरा एकमात्र एम था कि आप इस तरह से शॉर्ट स्टोरीज बनाना सीख जाए, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाए, सो दैट अगर आप एक दिन में एक भी चैप्टर करते हो तो ये पूरी बुक में केवल 8 चैप्टर्स है, आप उसको बहुत ईजिली और जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो, इसमें कोई दुविधा आपको नहीं होगी। और शॉर्ट नोट जो है दीज आर शॉर्ट नोट्स आर वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये बहुत इजी होते हैं। आप फटाफट से 2-4-10 मिनट में 2-4-10 चैप्टर को 2-4-10 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, यानी कि 1 घंटे में 5-7 चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा, ट्रिक आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर दोबारा से अगले चैप्टर में मैं यही अप्लाई करता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बेटर वे में करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से परसेंटेज बनाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।